Hey there everyone, welcome to Saurav Sir's classes. So आप सबको पता ही है कि हमारे पास बस अब कुछ ही दिन बाकी है CUET के PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आप ये सारे जो क्वेश्चंस है इसको अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ से आपको कॉमन क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक क्योंकि टाइम कम है तो अभी हम लोग कैसे रिवाइज कर सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन में रिलेटेड जितने ऑप्शंस है और उसके रिलेटेड जितने टॉपिक्स है हम उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि बैंड वैगन इफेक्ट मेक्स डिमांड मोर inelastic, elastic, remains same, unitary elastic। तो ऐसे में हम लोग पहले तो बैंड वैगन इफेक्ट क्या है ना। सो बेसिकली बैंड वैगन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जहां पे लोग भीड़ में, झुंड में, है ना, हर्ड में काम करते हैं। यानी कि मुझे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की शायद जरूरत नहीं है या फिर शायद वो मेरे औकात के बाहर है, लेकिन मैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए या फिर किसी को फॉलो करने के लिए या फिर एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, फॉलो करने लगूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट। यानी कि व्हेन द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस not because of the need or want but just because the other people in the society are buying it, so to follow them the remaining also starts to consume it. As a result quantity demanded increases। तो ये जो इफेक्ट है तो इसका इलास्टिक के साथ कैसे हमारा इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इलास्टिसिटी को रिवाइज करते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है कि एक डिमांड को हम ज्यादा इलास्टिक कब बोलते हैं, जबकि एक यूनिट प्राइस इंक्रीज होगा। मान लीजिए कि एक यूनिट प्राइस इंक्रीज हुआ और उसका इम्पैक्ट अगर क्वांटिटी डिमांडेड पे मोर देन 1 यूनिट होता है, यानी कि 1 रुपए अगर आपका चेंज हुआ तो उसके रिलेशन में अगर आपका 1 यूनिट से ज्यादा डिमांड चेंज होता है तो यानी कि वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन अगर 1 यूनिट प्राइस चेंज की वजह से डिमांड अगर 1 यूनिट से कम चेंज होता है तो वो ज्यादा इलास्टिक नहीं, इनइलास्टिक हो जाता है। तो बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है कि प्राइस के चेंज की वजह से अगर कुछ लोगों ने अपना डिमांड पैटर्न चेंज किया, बाकी लोग भी उसको फॉलो करके पैटर्न चेंज करना शुरू करेंगे। यानी कि अगर 10 लोगों ने कंजम्पशन इंक्रीज किया तो उनको फॉलो करने के लिए और भी 10 लोग उनका जो है कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे। यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर प्राइस फॉल की वजह से जितना डिमांड इंक्रीज होगा, बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से डिमांड उससे भी ज्यादा इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगा। तो बैंड वैगन इफेक्ट अगर होगा तो डिमांड कर्व क्या हो जाता है, बहुत इलास्टिक हो जाता है। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो हो गया हमारा 2। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला causes total expenditure on the commodity to, and the following options: increase, decrease, unchanged या increases with constant rate। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि एक डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो जाए, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1 है, यानी कि जितना डिमांड में चेंज आएगा एग्जैक्टली उतना ही प्राइस में भी चेंज आएगा। यानी कि अगर मेरा 1 यूनिट प्राइस इंक्रीज होगा तो एग्जैक्टली 1 यूनिट क्वांटिटी डिक्रीज होगा। अगर मेरा 1 यूनिट प्राइस इंक्रीज होगा तो एग्जैक्टली 1 यूनिट क्वांटिटी डिक्रीज होगा। सो ऐसे सिचुएशन में इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ऐसे कर्व का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में
हमारा जो डिमांड कर्व है यहाँ पे विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके अंडर का एरिया जो है ड्यू टू दिस इक्वल चेंज, दिस एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल, यानी कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, ये जो डिमांड कर्व का नीचे का जो एरिया है दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि टोटल रेवेन्यू। तो फॉर एवरी इक्वल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी एवरी टाइम, बिकॉज इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि ईपी इज इक्वल टू 1, टोटल रेवेन्यू कभी चेंज होएगा ही नहीं, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि हमारा जो आंसर है दैट इज सी, दैट इज रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि एंजल कर्व फॉर ए गिवन गुड का क्या शेप होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं कि एंजल कर्व क्या है ना। एंजल कर्व एक्चुअली गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड द चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी, यानी कि अगर हम लोग अपना एंजल कर्व ड्रॉ करते हैं तो एंजल कर्व का जो हॉराइजेंटल एक्सिस है, वो जो हम लोग कमोडिटी है एक्स कितना कंज्यूम करे दैट वी मेजर इट ऑन द हॉराइजेंटल एक्सिस, और इनकम जो है पर्सन का दैट वी मेजर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी है दैट इज आवर एंजल कर्व, राइट। तो यहाँ पे हमें गिवन गुड के बारे में बताया गया, यानी कि सब गिवन गुड क्या होता है। गिवन गुड जनरली हम लोग, आप बोल सकते हो कि एंजल कर्व अगर इनकम चेंज के बारे में है तो गिवन गुड में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइस चेंज के साथ कमोडिटी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यानी डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो एंजल कर्व की बात की गई है, यानी इनकम के साथ, तो कैसे बता सकते हैं। तो हमें पता है कि ऑल गिवन गुड्स आर inferior goods, but vice versa is not true। यानी कि अगर मुझसे गिवन गुड्स के बारे में पूछा गया है तो इसका बिहेवियर मेरा इंफीरियर गुड्स की तरह ही होगा, और इंफीरियर गुड्स में मेरा बिहेवियर कैसा होता है कंज्यूमर का, कि अगर मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर द कमोडिटी विल डिक्रीज, यानी कि सेम थिंग विल अप्लाई फॉर गिवन गुड्स। और ऐसे में हम बता सकते हैं इजीली कि हमारा जो एंजल कर्व है दैट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड, बिकॉज विद इंक्रीज इन इनकम द डिमांड फॉर एक्स विल फॉल, सो नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कमोडिटी। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगा के क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, और आपके लिए इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं होगी। आप सब इन सबको सही सही आप अपना आंसर बता के आ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्डन रेट ऑफ सेविंग्स। तो गोल्डन रूल रेट ऑफ सेविंग्स रेफर्स टू, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, लेवल ऑफ सेविंग्स व्हेन मैक्सिमम पॉसिबल अचीवेबल, कंजम्पशन इज मैक्सिमाइज्ड मिनिमाइज्ड एट एनी लेवल ऑफ सेविंग्स रेट। तो ये समझ लेते हैं, ये है सोलो ग्रोथ मॉडल से हम लोग इसको बता सकते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ सेविंग्स कितना हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे सोलो ग्रोथ का डायग्राम करें तो हमें पता है हम लोग यहाँ पे क्या मेजर करते हैं हॉराइजेंटल एक्सिस में, वेट लेट मी टेक सम स्पेस आउट, ओके नीचे बनाते हैं, है ना, यहाँ पे स्पेस है बहुत सारा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बना रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेजर कर लेते हैं, जो हमारा कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, स्मॉल के यानी कि K बाई L, और ऊपर हमारा क्या हो जाता है स्मॉल y यानी कि Y बाई L। और हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, हमारा कॉन्केव है यहाँ पे, f ऑफ k जो कि हमारा स्मॉल y है,
और ठीक इसके नीचे हमारा हो जाता है s इंटू एफ ऑफ के, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। और हमारा जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है वो हो जाता है यहाँ से हमारा स्ट्रेट लाइन डेल्टा के। तो ऐसे में हमारा स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे एस एफ के इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि हमारा चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारा हो जाता है ये पॉइंट डेल्टा के इज इक्वल टू एस एफ के, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। अब इस स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में जिस पॉइंट में ये जो इसका जो स्लोप है, दिस ब्लू लाइन स्लोप एंड दिस प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप मैक्सिमम होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। ये जो के डबल स्टार है, जो कि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के के स्टार पे जब कंजम्पशन इज मैक्सिमाइज्ड एट दैट पॉइंट, जो हमारा पूरा आई है दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर हमारा गोल्डन कैपिटल एक्यूमुलेशन के डबल स्टार है तो इस रेट पे हमारा वाई स्टार कितना होगा, वाई स्टार इज इक्वल टू आई स्टार प्लस सी स्टार। सो सी स्टार हमारा हो जाता है वाई स्टार प्लस आई स्टार, राइट। सो ये जो हमारा इस केस डबल स्टार पे जो ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस इज आवर वाई स्टार, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारा आई है, यानी कि ये जो गैप है ये हमारा सी स्टार है। सो सी इज मैक्सिमाइज्ड एट दिस, and when C is maximized at the steady state equilibrium, that amount of capital accumulation is called the golden rule of capital accumulation। और जो बाकी का I है which is equals to savings in equilibrium, तो वो हो जाता है हमारा savings rate। So golden rule rate of savings it refers to the level of savings rate where the consumption is maximized at the saving at the steady rate। So the answer is 2। Okay, right, let's move on to the next question। This is a very simple question। क्लीन कर देते हैं यहाँ पे, है ना, नहीं तो फिर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द बेस्ट और द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ पे होता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहां पे हमारा एम आर इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ए आर। सो दिस इज द कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एम आर एक्सीड्स एम सी, ये नहीं होता है, एम आर इक्वल एम सी एंड एम सी इज राइजिंग, एम आर इज डेफिनेटली इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी इज ऑल्सो राइजिंग एंड एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो जहां पे एम सी इंक्रीज होता है वहीं पे होता है ना एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, और एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी इज राइजिंग यहाँ पे। तो अगर हम लोग डायग्राम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में हम कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया, एमआर कर्व हो गया, एमसी कर्व हो गया, सब हो गया। तो हमें पता है कि जो हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एमसी इज द rising part of the MC curve is actually used as a supply curve, right, above the minimum average variable cost। So MC is rising where the equilibrium takes place। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे होगा that is हमारा AR is equals to MR, जो कि हमारा horizontal line है ना, AR is equals to MR and this value is equals to P constant। और यहाँ पे हमारा AC का जो मिनिमम पॉइंट होता है वहीं पे बनता है, ये हो गया हमारा आइडियल आउटपुट, है ना। तो यहाँ से हमने आइडियल आउटपुट भी समझ लिया। तो आइडियल आउटपुट क्या होता है, आइडियल आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट। और ये कहाँ पे पॉसिबल होता है, ये ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही पॉसिबल होता है। और इस मिनिमम पॉइंट से हमारा एमसी कर्व जाता है एंड दिस इज द राइजिंग पोर्शन। सो दिस इज द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। Next question. So
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन की बात की गई है। सो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो रिटर्न्स टू स्केल है, पहले हम लोग रिटर्न्स टू स्केल के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब है? तो मान लीजिए हमारा जो एक प्रोडक्शन फंक्शन है, सो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, K, राइट। अब मैंने L और K को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन लैम्डा से चेंज कर दिया, तो मेरा फंक्शन बन गया लैम्डा L, लैम्डा K। अब ये जो मैंने चेंज किया है इनपुट्स में, इसकी वजह से अगर यील्ड जो है आउटपुट, ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है देन लैम्डा Q, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, लैम्डा L और लैम्डा K को इंक्रीज किया है, तो अगर इसका रिटर्न हमारा लैम्डा Q से ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा है, यानी कि IRS। अगर लेस देन होगा तो रिटर्न कम है, यानी कि DRS। और अगर एकदम बराबर का होगा यानी कि कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा CRS। तो इस तरीके से हम लोग IRS, DRS और CRS को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे नंबर कुछ भी दिया जाए, आपको एक चीज याद रखना है, ये MCQ है। तो अभी अगर आपको नहीं याद है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, तो आप बैठ के पूरा कीजिए, तो मैं आपके इसके लिए पूरा यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी कि वो आपको याद रखना है कि जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी वो हमेशा क्या हो जाता है ना, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा प्लस बीटा। दैट इज, मान लीजिए मेरा जो जनरल है वो क्या है हमारा L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा का कोई नंबर नहीं लिया है। तो ऐसे में अगर मुझे डिग्री ऑफ होमोजेनिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, चेंज L एंड K पाई लैम्डा प्रोपोर्शन। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेंज लैम्डा L टू द पावर अल्फा लैम्डा K टू द पावर बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा प्लस बीटा इंटू L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा। अभी L टू द पावर अल्फा और K टू द पावर बीटा क्या है, हमारा Q है, यानी कि लैम्डा टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू Q। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा। यानी कि जब मैंने लेबर को अल्फा टाइम्स चेंज किया और कैपिटल को अल्फा टाइम्स चेंज किया, तो Q में अल्फा टाइम्स टू द पावर अल्फा प्लस बीटा चेंज आया। यानी कि ये जो पावर है दिस विल डिसाइड कि वहां पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। तो अगर मैंने जो अभी थ्योरी बताया उस हिसाब से अगर देखा जाए, अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी कि मेरा जो है लैम्डा क्या है, टू द पावर ग्रेटर देन 1, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये लेस देन 1 है तो हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हमारा हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब देखो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो अल्फा है दिस इज 3/4 और जो बीटा है दिस इज 1/4। सो लेट अस कैलकुलेट सिंपली द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1, और अगर 1 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, CRS। तो इसलिए इसका ट्रिक क्या है, जब आपको कॉप डॉगलस प्रोडक्शन का ना रिटर्न्स टू स्केल के बारे में पूछा जाए तो आप सिर्फ उसका अल्फा प्लस बीटा करिए, करके उसको देखिए कि वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका डिपेंड होगा रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे क्योंकि आंसर इज इक्वल्स टू 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, सो दैट इज 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया कि 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर 2 लाइन रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होता है तो यानी कि दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। एक का स्लोप क्या है, 0 और एक का स्लोप है इन्फिनिटी, तब दोनों जाके क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ऐसे में जब 2 रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होता है तो इट शोज दैट कि दोनों में देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन एट ऑल। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो जाता है यहाँ पे, 0। यही अगर आपसे पूछ लेता कि अगर 2 रिग्रेशन लाइन क्या है, पैरेलल है, तो मतलब दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, तो ऐसे में फिर हमारा हो जाता है कि वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक टोटल कॉस्ट फंक्शन आपके सामने दिया है और उसको आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन उसका निकालना है। बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, mc इज इक्वल्स टू dTc बाई dq। अच्छा, तो यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। तो मतलब कि हमें इसको कुछ नहीं, x के रेस्पेक्ट में सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 प्लस 120 प्लस 28x प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि 28x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 120। ऐसा है हमारे पास कुछ, 120 है, 3x स्क्वायर है, 28x है, यानी कि हमारा आंसर 2। तो ये हो गया। तो जब भी हमें कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट बोला जाए तो याद रखिएगा कि हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और ठीक उल्टा बोला जाए यानी कि हमें अगर मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालना हो तो हमें करना है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज अबाउट द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। स्क्यूनेस के बारे में बोला गया। तो यहाँ पे एक चीज छोटा सा पढ़ लेते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिग्री ऑफ एसिमेट्रिसिटी, यानी कि अगर एसिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक है, इक्वल दोनों साइड है ना, तो स्क्यूनेस क्या होगा? 0। अगर एसिमेट्रिक है तो पॉजिटिवली भी एसिमेट्रिक हो सकता है और नेगेटिवली एसिमेट्रिक हो सकता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 0 अगर हुआ एसिमेट्रिसिटी तो पॉजिटिवली टेल्ड, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड, और इधर हो जाता है हमारा नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि सिमेट्रिक है, यानी कि एसिमेट्रिसिटी है ही नहीं, इक्वल है दोनों तरफ, इक्वल हाफ सिमेट्रिक, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा? 0। तो आंसर हमारा हो गया 3। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग काफी सारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो एक पैटर्न नजर आएगा कि वहाँ पे काफी सारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गए ना, तो आपका श्योर शॉट है, एक एक क्वेश्चन के लिए पता है आपको 4 मार्क्स पक्का, गारंटी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब भी बोला गया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सबसे पहला क्या बोला गया है? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो हमें पता है कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है ये नर्क्स ने दिया है। तो क्या नर्क्स हमारे पास है? तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 4th। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, तो लुइस नहीं दिया था। क्या हमारे पास लुइस है? बिल्कुल है, 3। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस जो है, ये जो हमारा जो ऑप्शन है, ये किसने दिया था? अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 है, आपको चारों नहीं पता, लेकिन आपको 2 पता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए का क्या है, हमने अभी देखा, ए का है 4, तो यानी कि ये और ये तो कैंसिल हो ही गया, 2 और 1 होगा ही नहीं, 1 होगा या फिर 4 होगा। अब आपको बी का भी पता है कि बी का क्या होगा? 3। तो देखिए B2 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आपका आंसर क्या हो गया? 4। लेकिन हमें यहाँ पे सीखना है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे सारे ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लेंगे, है ना। सो ए का हो गया 4, दैट इज नर्क्स। बी का हो गया 3, दैट इज लुइस। सी का हो गया 1, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस बाय रोजेनस्टीन रोडन। एंड लास्ट में जो हमारा एशियन ड्रामा है, ये हमारा गुन्नर मिड्रल ने दिया था। तो ये हो गया हमारा आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस है, सबसे पहला है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रिंसिपल या कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है वो एडम स्मिथ ने दिया हुआ है। तो यहाँ भी हो गया ए का 4। इनफैक्ट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट हमारे पास प्रेबिस सिंगर का है और ये सबसे पहले लिस्ट ने दिया था। तो इन दोनों में से कोई नाम है यहाँ पे? लिस्ट है ना, 3। तो फिर अपना ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ना, एलिमिनेशन। ए का हमें क्या चाहिए? 4। ए का 4 किस में है? 1 में है, 3 में है, यानी कि 4 कट, 2 भी कट। बी का 3 चाहिए, बी का 1 है तो 1 भी कट, बचा हमारे पास ये। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। पर हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास? डिफरेंशियल इंसिडेंस। डिफरेंशियल इंसिडेंस क्या है? किसने दिया था? मसग्रेव ने दिया था। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो मार्शल का थ्योरी है। सो 1। सो दिस इज आवर राइट आंसर। फिर से जो है हमारा ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 में काफी सारे थ्योरी के नाम है और उसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग इकोनॉमिस्ट के नाम है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, सबसे ज्यादा सुना सुना दिखा दिखा कौन सा लग रहा है? किंग डिमांड का। तो पहले हम उसी को देख लेते हैं ना। तो जो पहले हमें सबसे ज्यादा दिखाई दिया या हमें सबसे ज्यादा अच्छे से पता है, मतलब पहले से जानते हैं, उसका पहले मैच कर लेंगे। क्या पता बाकी का नहीं आता हो तो हम ऑप्शन से निकाल लें, है ना। तो ये जो है हमारा किंग डिमांड कर रहे हैं। तो किंग डिमांड का हमें पता है कि स्वीजीज मॉडल है। तो ये हो गया हमारा 3। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड तो मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है, 4। तो B3 D4 ऐसा कौन कौन है? B3, अरे हमारा काम तो बहुत इजी हो गया, पर रिपीटेशन है ही नहीं। B3 सिर्फ एक ही में है, तो हमें झट से आंसर मिल गया। दैट इज आवर आंसर इज 1। तो बाकी को भी थोड़ा मैच कर लेते हैं। ए का 2 है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब हमारे मार्शल जी ने दिया था। और बी का तो 3 हो गया, स्वीजी ने दिया था। सी का 1 है, डेल्टन का प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एंड लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड इज गिवन बाय ऑफ कोर्स एडम स्मिथ। सो हेंस आवर आंसर। So this is the way to solve these type of questions easily, and these questions are the least time taking questions, because sometimes while calculating mathematical economics question and statistical economics question, you will face problem of time, right? Because you have to calculate, you have to find out the formula, etc. So if that particular question is taking more time, then you can balance your time out in these type of questions where you can take less than 1 minute, let's say 30 to 40 seconds to answer the match the following questions if you follow the trick as I told you. This is the elimination trick, right? Next. So next, this is from the consumption chapter, macroeconomics, right? सारे चारों यहाँ पे थ्योरी दे दिया है कंजम्पशन का। किसने कौन सा थ्योरी दिया था? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था? फ्रीडमैन ने। डू वी हैव फ्रीडमैन? यस, A for 4. इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन किसने दिया था? फिशर्स का था, ठीक है। जहां पे उसने बोला था कि 2 टाइम पीरियड है जिसमें हमें इनकम मिल रहा है y1 y2। तो अगर मैंने पीरियड 1 में कंजम्पशन कम किया तो मैं सेव कर सकती हूँ और पीरियड 2 में ज्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ, और अगर मैंने इस पीरियड में ज्यादा कंज्यूम किया तो मुझे बोरो करना पड़ सकता है, तो मेरा नेक्स्ट पीरियड का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे फिशर्स जी ने। तो बी का हो गया 3। और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय डिसनबेरी, सो दैट इज 2, एंड द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज केन्स, so that is 1. So we have 4 3 2 1. Do we have 4 3 2 1? Yes, so the option is 3. Easy. Next question. Fiscal policy. हमें पता है 2 पॉलिसीज हम लोग बोलते हैं। एक हो गया हमारा फिस्कल पॉलिसी, एक हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसीज यानी कि जो भी पॉलिसी आरबीआई हमारे लिए ले, हमारे कंट्री और इकोनॉमी के लिए, वो हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि रिलेटेड टू मनी सप्लाई, मनी डिमांड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीआरआर और क्या, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे पढ़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे
तो ये सारे हो जाते हैं मॉनेटरी के, लेकिन अगर हम लोग टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का बोरोइंग्स, ये सारे की बात करें तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी पैरामीटर्स, राइट? तो एज पर दिस टैक्सेशन है, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है सारे फिस्कल पॉलिसी है. सो वी हैव आवर ऑप्शन दैट इज ए, बी एंड सी ओनली. Okay. Next question is, a standard normal distribution refers to a random variable that has, so this is we know कि normally जो हमारा normal distribution होता है उसका जो if a variable x follows normal distribution, then the parameters are population mean, mu and sigma as the standard deviation. When we transform it linearly, we get a tau variable that is the standard normal variable, and that follows normal distribution, that is the standard normal distribution with 0 mean and 1 as the standard deviation. The standard deviation is 1 and mean is 0, so the answer is 2. Last question for this video. The locus of combination of output interest rate where assets market is in equilibrium. Asset market means we are talking about money, monetary assets, wealth. And we know when we talk about commodity market equilibrium, it is IS curve. And since we are talking about asset market, so definitely the answer is LM curve. So these are the few important questions that you can expect, some common questions also from here as we have discussed for sure. And I hope this is helpful for you. Thank you.